नमस्कार भाइयों। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी क्लास 3 के बारे में। हमने क्लास 1 और क्लास 2 पहले देख ली है और उसका रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन आज पुनः हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा इंडियन ज्योग्राफी में कि हमारे भारत देश की अवस्थिति क्या है, अवस्थिति कहाँ पे है, उसका जलवायु कैसा है, कितने किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट है, नॉर्थ से साउथ क्या किलोमीटर है, कितना क्षेत्रफल है हमारे भारत देश का और कितना प्रतिशत है हम विश्व के। उसके बाद हमने तरीका याद किया कि किस तरह से हमारा हिंदुस्तान जो है 7वें नंबर पे आता है। फिर हमने बात की यहाँ पे इलाहाबाद के पास से नैनी से जो हमारा मानक समय रेखा है वो गुजरती है। उसके बाद ये रेखाएं किस किस प्रदेश से होकर गुजरती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि रेखा जो जा रही है, हमने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो है इक्वेटर पे एक तरह से ग्लोब पे खींची गई लाइंस हैं। और हमारी ये जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसके बारे में हमने पढ़ा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, दूरस्थ, उसके बारे में हमने बात किया। हम बात कर रहे थे फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, जिसके बारे में दूसरी क्लास में हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे सतलज गंगा के ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में पढ़ा था, ट्रांस हिमालय है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं और ट्रांस हिमालय में आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी है। हिमालय पर्वतीय श्रेणी में फिर हमने बृहद, लघु और बा हिमालय की बात की। पूर्वांचल की पहाड़ियों की ऐसे बात की। हिमालय में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, भारत में K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, भारत में हिमालय कंचनजंगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देखे थे। मैंने आप लोगों को अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विषय में बताया था, कैसे टेथी सी बीच में था और उसके प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के हिसाब से कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद मैंने आपको पामीर नॉट के बारे में बताया था, सभी श्रेणियों के बारे में बताया था, सारी श्रेणियाँ एक तरीके से बताई थी, सभी पर्वत बताए थे और इवन पूर्वोत्तर का भी बहुत डिटेल में एक तरीके से बताया था। शायद ही आपको किसी किताब में इतना बढ़िया पढ़ने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे उत्तर के विशाल मैदान की। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो बेसिकली पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान में। ठीक है। और ये पश्चिमी और पूर्वी मैदान मिल के इसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, जिसको कहीं कहीं पे सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। किसका कहते हैं? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसी को उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। सतलज इधर का एरिया हो गया, गंगा इधर का एरिया हो गया, ब्रह्मपुत्र इधर का एरिया हो गया। तो इन तीनों से मिल के बना है उत्तर का विशाल मैदान। इसमें अब अगर बात करें तो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तरी भारत के असम राज्य तक, यानी यहाँ तक लगभग ये भाग सम्मिलित है। इसका अगर विस्तार देखा जाएगा तो पाकिस्तान में है सिंधु नदी का मैदान, और अगर और आगे जाते हैं, इधर हम पूर्वी तरफ जाते हैं तो बांग्लादेश तक जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो भी है। लेकिन चूँकि हम भारत की बात कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को इसके विषय में बताया। अब ये मैदान जो है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लागत जमा की गई जो काप मिट्टी होती है उससे बना हुआ है। ये बहुत ही उपजाऊ है। तो इसका जो सैलेंट फीचर है ये ध्यान रखिएगा कि ये उपजाऊ ज़मीन होती है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह और गंगा नदी समूह के बीच में जो है जल विभाजक का काम करती है। ये वाली एक तरीके से कह लीजिए जो है अरावली श्रेणी है। दिल्ली भी एक तरीके से अरावली पर्वत पे ही बसा हुआ है। अब इसके जो एक तरफ समझ लीजिए पश्चिमी और एक तरफ पूर्वी भाग पे पश्चिमी और पूर्वी मैदान कहे जाते हैं। ये वाला पार्ट पश्चिमी मैदान, इधर की जगह है वो पूर्वी मैदान इसके कहे जाते हैं।
जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोग, उत्तर का विशाल मैदान ये जो है इसको आप लोग ध्यान दीजिए, एक पश्चिमी मैदान है, एक पूर्वी मैदान है। पश्चिमी मैदान सिंधु का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान और राजस्थान के मैदान में विभक्त है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी मैदान की। जो सिंधु का मैदान है ये इसका जो सतलज बेसिन आता है हमारे पास, और इसे यहाँ पे सतलज का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु जनरली यहाँ से होकर फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसको सतलज का मैदान हम इंडिया में कह सकते हैं। और जो आपको अगर मैं बताऊं तो नदी जो जैसे ये होती है, तो ये जो लाल से बना हुआ है ये समझ लीजिए कि नदी है, ठीक है। और नदी के किनारे जहाँ पे वर्षा का जल समझ लीजिए हर साल पहुँच जाता है जब बाढ़ आती है, क्योंकि छिछली नदी होती है, वो पानी जो है इधर जब आता है अपने साथ, तो पानी के साथ साथ में अपने अवसाद भी लाती है, ठीक है, जल के साथ अपने अवसाद लाती हैं नदियाँ, तो इन वाले पार्ट में आ जाता है। तो ये हर साल समझ लीजिए उपजाऊ ज़मीन रहती है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं खादर। और उसके बाहरी क्षेत्र जो है, उसका बाहर वाला जो क्षेत्र है एक तरीके से, जहाँ पे वर्षा मान लीजिए नदी का जल जो है 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल में कभी कभी पहुँचता है, उसको उसमें मतलब 10-20 साल में काप मिट्टी पहुँचती होगी, तो वो खादर की अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है, लेकिन वो भी उपजाऊ होता है, उसको हम कहते हैं बांगर। तो अगर आप ज़्यादा उपजाऊ की बात करें तो खादर में खाद है, आप इसी से याद रखिएगा, खादर अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ मैं। और सिंधु नदी का जो आपका पश्चिम का मैदान है वो बांगर से बना हुआ है, और पूर्व में वाला जो स्थित है ना वो डेल्टाई है। डेल्टाई क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, जैसे नदी जाती है तो नदी जाने के बाद जब समुद्र में मिलती है तो पूरी तरह से समझ लीजिए जो अवसाद लाती है वो इधर उधर पूरे फैला देती है इस तरह से। तो ये जो अवसाद धीरे धीरे कलेक्ट होता है ये भी ज़मीन की तरह ही बन जाता है, तो इसको हम डेल्टा कहते हैं, और ये भी बहुत उपजाऊ होता है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे सिंधु के मैदान के बारे में हमने पढ़ा, पंजाब हरियाणा के मैदान में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये पश्चिम में स्थित मैदानी भाग है जो एक तरह के लिए पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। इसमें सतलज, व्यास और रावी नदी बहती है। ये प्रमुखतः बांगर से निर्मित है, और नदियों के किनारे एक सकरी पट्टी में खादर भूमि भी पाई जाती है। अब ये जो है पंजाब हरियाणा वाला, इसमें बांगर जो है उसको बेट कहा जाता है, स्थानीय भाषा में उसको बेट कहते हैं। खादर को जो है उसको बेट कहते हैं। बेट क्योंकि पतली श्रृंखलाओं में उसको ये बेट कहते हैं, लेकिन पंजाब में ही स्थानीय भाषाओं में इसको कहते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ दोआब की, ठीक है, दोआब की अगर मैं बात करूँ, अच्छा इसके पहले एक चीज़ और मैंने यहाँ नाम लिया सतलज, व्यास और रावी नदी का, तो उसमें आप लोगों को बता दूँ कि ये जैसे अगर मैं मैप करूँ तो ये जो ऊपर पार्ट है ना, 6 नदियाँ यहीं से निकलती हैं इस तरह से करके। तो वो क्या है, उसको याद करने का तरीका है IJCRBS। आई से इंडस, फिर झेलम, फिर चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसी तरह से हैं, आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे अभी बताया आपको, रावी, ब्यास, सतलज, यानी नीचे की इन 3 नदियों की मैं बात कर रहा था, रावी, ब्यास, सतलज की, उसी के बारे में बता रहा हूँ। अब हमें इसमें पढ़ना होगा 5 दोआब जो हैं, जो 2 नदियों के बीच के स्थल हैं उसको हम दोआब कहते हैं। और दोआब के विषय में आपको जानना पड़ेगा कि कौन से दोआब किस नदी के बीच के हैं। जैसे बिस्ट दोआब जो है वो व्यास और सतलज नदी के बीच का पार्ट है, ठीक है। बारी दोआब जो है वो व्यास और रावी नदी का है। रचना दोआब जो है वो रावी और चिनाब का है, ठीक है। और चाज दोआब जो है वो चिनाब और झेलम का है। सिंध सागर जो है वो झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के बीच का है। मैंने जैसे ऊपर बताया था, याद करने का तरीका यही है, IJCRBS आप याद कर लीजिए। इंडस यानी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। उल्टा करेंगे, अगर दक्षिण करेंगे तो सबसे पहले ऐसा आएगा, यानी सतलज, ठीक है। तो ये दोआब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो क्रम मैंने बताया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान के
मैदान की, ये राजस्थान के मैदान की। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रिय एक तरीके से कह लीजिए कि आयोग के प्रश्न यहाँ से उठते हैं। इसका विस्तार जो है अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक की है। इसमें जो एक नदी बहती है उसका नाम है लूनी नदी। यह कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। सारी नदियाँ जनरली वो समुद्र में जाके विलीन होती हैं, लेकिन लूनी नदी ऐसी है जो कच्छ के रन में जाके विलीन हो जाती है। अब इन जगह पे राजस्थान के मैदान की जो इंटरेस्टिंग बात ये है, वो सांभर, डिडवाना, पचपदरा, ये सब यहाँ की नमकीन झीलें हैं। और सांभर नदी तो सांभर झील इतनी इम्पॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी जो है वो अंतःस्थलीय यानी इनलैंड कह लीजिए नमकीन झील है। सबसे बड़ी अंतःस्थलीय है, मतलब चारों ओर से एक तरीके से कह लीजिए कि भूमि से ही घिरी हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हम पश्चिमी मैदान को पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे पूर्वी मैदान की। पूर्वी मैदान में 2 मैदान इंपॉर्टेंट, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। मतलब ये गंगा का मैदान लगभग यहाँ है ब्रह्मपुत्रा का मैदान है। तो गंगा के मैदान की हम बात करें तो इसका विस्तार जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। और इस मैदान की गहराई भी अधिक है, मतलब ये चौड़ी भी ज़्यादा है। और ये इसको 2 बराबर भागों में अगर करके बाँटें तो इसको भी हम बांगर और खादर में ही बांट सकते हैं। तो बांगर जो है, आपको जैसे मैंने बताया, ये वाला पार्ट जो होता है ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। खादर की तुलना में ये अधिक ऊंचा होता है। ये तो मैंने आपको 2D फिगर बना दी, लेकिन अगर 3D इमेज आप बनाएंगे तो नदी जनरली गहरी होती है, उसके ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसके और ऊपर थोड़ा और ऊंचा होता है। तो जो बांगर है वाला पार्ट है, ये खादर की तुलना में अधिक ऊंचा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इस मतलब ये समझ लीजिए कि एरिया में बाढ़ का पानी कभी कभी पहुंचता है, 10, 12, 15, 20 साल में एक बार। ठीक है, तो और इस क्षेत्र में चूँकि हर साल पानी नहीं पहुंचता है नदी का, यूँ कह लीजिए बाढ़ नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे सिंचाई लोग अधिक करते हैं। सिंचाई के कारण क्या होता है, भूमि पर नमक की एक सफ़ेद परत जम जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, रेह कहते हैं। रेह कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको कल्लर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्लर कहते हैं। अब अगर बांगर भूमि को भी बांटना चाहें 2 पार्ट में तो 2 पार्ट में बंटता है। ये एक बारिंद मैदान होता है, एक भूर क्षेत्र होता है। तो बारिंद जो है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में ये स्थित है और ये गंगा का सबसे पुराना डेल्टा है। और भूर जो है वो जनरली हवा से जो है निक्षेपण से बना हुआ है। ये आज अगर बात करें तो उच्च ज़मीन पे कटक के रूप में ये पाया जाता है। इसमें बालू ज़्यादा होती है क्योंकि ये हवा से उड़ता है, तो इस वजह से इसमें बालू ज़्यादा होता है। फिर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बताया, बांगर होता है, खादर होता है। तो खादर वाली ज़मीन की बात करें अगर गंगा के मैदान की, तो ये नई जलोढ़ मिट्टी से बने होने की वजह से बना है, अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। और इन जनरल हमेशा जो है बाढ़ का पानी यहाँ पे पहुँच जाता है, इसलिए उपजाऊ भी रहता है। तो बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल जो नदी घाटी से सटे वाले एरिया होते हैं ना, उसको खादर कहते हैं। पंजाब में इसी को मैंने बताया नहीं था कि ये बेट इसको कहते हैं, इसी वाले पार्ट को। अब हम बात कर लेते हैं गंगा की। अगर मैदान की यहाँ बात हो गई है तो हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा के मैदान की। ब्रह्मपुत्रा के मैदान को का एक तरीके से कह लीजिए कि उसको असम घाटी का भी कहते हैं इसको। ये मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में लंबा और पतला मैदान है। ये केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। मैंने आपको बताया था जब यहाँ बात करें, देखिए कितने पहाड़ हैं, एक तरीके से कितने पहाड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत, और इसी में नदी भी बह रही है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत एरिया बचता नहीं है। ठीक है, तो एरिया बचता नहीं है तो 80 किलोमीटर ही ये चौड़ा पार्ट एक तरीके से कह लीजिए कि है। अब यहाँ पे नदी जो है भारी मात्रा में मिट्टी का विसर्जन भी करती है। इसी मिट्टी के विसर्जन के कारण यहाँ पे कई द्वीप भी बन गए हैं। ठीक है, द्वीप ऐसा निर्माण हो गया है कि एक माजुली द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
नदी द्वारा समझ लीजिए उसकी मिट्टी से बनते हुए एक यहाँ द्वीप बन गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो गया। और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो सदिया, ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, यहाँ पे इस तरह से ये आती है और ऐसे करके मुड़ जाती है ऐसे। तो ये सदिया एक जगह है, सदिया के निकट से ही ये कह लीजिए कि मुड़ती है, दूसरे डायरेक्शन में बहने लगती है, नॉर्थ टू साउथ आ जाती है, जो ईस्ट टू वेस्ट जो है फैली रहती है। और लगभग 720 किलोमीटर बहने के बाद ये जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो हमने उत्तर के विशाल मैदान को भी कवर कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। धन्यवाद।